नमस्कार विद्यार्थियों। अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत डोनाल्ड नॉर्मल का सूचना संक्रिया सिद्धांत देखा है, उसी का एक पार्ट 2 हम देख रहे हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि विभिन्न अधिगम परिस्थितियों में सूचना संक्रिया सिद्धांत की अनुप्रयोगिता बताइए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इन डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन। क्या आपके पास लर्निंग सिचुएशंस है, उसमें इसे डोनाल्ड नॉर्मल ने जो सूचना इन्फॉर्मेशन थ्योरी दी उसे कैसे प्रयोग करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। सूचना संप्रेषण उपागम या सूचना संक्रिया सिद्धांत इन्फॉर्मेशन थ्योरी सामान्य रूप से अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये जो रिलेटेड है वो लर्निंग प्रोसेस से है, जिसका उपयोग हम कक्ष शिक्षण में, क्लासरूम में व्यापक रूप से करते हैं, ब्रॉड रूप से हम करते हैं। विभिन्न अधिगम परिस्थितियों में कक्ष शिक्षण में इसके प्रयोग एवं इसके शैक्षिक अनुप्रयोग को इस प्रकार देख सकते हैं। एक शिक्षक कक्ष में बालकों को सिखाने के लिए कि सूचनाएं किस प्रकार मस्तिष्क में ग्रहण करना है, किस प्रकार इकट्ठी करना है, उसका जो प्रोसेस है या उसको अप्लाई इस तरह करेगा। नंबर 1 पॉइंट आपके सामने है, नोट डाउन करिए। केवल पॉइंट्स भी आपने नोट कर लिए, याद रख लिए तो आप लिख कर आ सकते हैं विद्यार्थियों। नंबर 1 छात्रों का ध्यान प्राप्त करना, बहुत ईजी पॉइंट है। गेन द स्टूडेंट्स अटेंशन। सामान्य रूप से जब हम किसी प्रकरण को प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रति छात्रों का ध्यान आकर्षित करना परम आवश्यक है। जब तक छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होगा तब तक छात्र उस विषय का अधिगम या लर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शिक्षक को विभिन्न प्रकार के संकेत का प्रयोग करना चाहिए। अप्लाई कैसे करेगा वो कि छात्रों का ध्यान तो हमारी ओर आकर्षित करना है, हम पढ़ा रहे तो शारीरिक हाव भाव का प्रदर्शन, आप आंखें दिखाकर गुस्सा दिखा सकते हैं, आप मुस्कुराकर खुशी जाहिर कर सकते हैं, इशारे से शाबाशी दे सकते हैं। जैसे कक्षा में घूमते हुए प्रकरण को बोलना तथा वाणी में विशेष प्रकार का परिवर्तन, उठाव और ठहराव लाना है। वाणी में एकदम से जोर से आवाज़ कर देते समझ में आता है कि टीचर को गुस्सा आ रहा है। इससे छात्रों को ये लगना चाहिए कि कक्षा में कोई नवीन वस्तु या विषय प्रकट किया जा रहा है, जो छात्रों को ध्यान केंद्रित करने के लिए विषय वस्तु की ओर, तभी तो सूचनाओं को ग्रहण कर पाएगा। तो शिक्षक विभिन्न प्रकार के संकेत दे सकता है, टहल सकता है, चिल्ला सकता है, डांट सकता है, शाबाशी दे सकता है, गुस्सा कर सकता है। मस्तिष्क को पूर्व ज्ञान से संबंध करना, ब्रिंग टू माइंड रिलेवेंट प्रायर लर्निंग। मस्तिष्क को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना आपके माइंड को। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के पश्चात आपने अटेंशन ले लिया है, कोई भी चीज़ सीखी ही नहीं जा सकती, कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं जा सकती जब तक कि उन्हें आप उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित ना करें। यहाँ हम लॉ ऑफ रेडीनेस की बात कर सकते हैं कि लॉ ऑफ रेडी, तत्परता का नियम, उसे तैयार करना। छात्रों का ध्यान आपने आकर्षित कर लिया है तो यह ध्यान देना जरूरी है कि जो भी नवीन ज्ञान छात्रों को आप प्रदान कर रहे हैं उसका संबंध बालक के मस्तिष्क में उपस्थित ज्ञान से होना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को कक्षा में उन पाठों एवं प्रकरणों का वर्णन करने का प्रयास करना चाहिए जिनको छात्र पढ़ चुके हैं। इसके लिए पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी छात्रों से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ही नवीन ज्ञान का प्रारंभ करें। उदाहरण के लिए कक्षा में आप पढ़ाना चाहते हैं संज्ञा को, हिंदी की बात करें अगर संज्ञा, तो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके पहले उनके प्रीवियस नॉलेज से उन्हें जोड़िए। क्या वे जानते हैं कि व्यक्ति क्या है, वस्तु क्या है, स्थान क्या है। पूछिए, आप कुछ व्यक्तियों के नाम बताइए, कुछ वस्तुओं के नाम बताइए, कुछ स्थान के नाम बताइए। बच्चे जब बता देंगे तो आपको बोलना हाँ विद्यार्थियों। इस प्रकार व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज जो भी है उसी पर आधारित, जैसे कि उदाहरण के लिए डोनाल्ड नॉर्मल मैंने आपको पढ़ाया, मैं एप्लीकेबिलिटी पढ़ा रही हूँ, तो आपको उस पर लाना होगा कि प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस नॉलेज में आपने जाना है कि डोनाल्ड नॉर्मल ने इन्फॉर्मेशन थ्योरी में क्या कहा है। इन्फॉर्मेशन थ्योरी में आप बताएंगे, बच्चे बताएंगे कि हाँ मैडम, सूचनाओं को मस्तिष्क में हम किस तरह से ज्ञान को या सूचनाओं को किस तरह हम कलेक्ट करते हैं, यही इन्फॉर्मेशन थ्योरी है। तो हम बात करेंगे कि ठीक है बेटा, आज इन्फॉर्मेशन थ्योरी को अप्लाई कैसे करेंगे छात्रों को या कक्ष में, इस पर हम बात करते हैं। इस प्रकार आपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा है, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ा। समझ में आ रही होगी बात। आगे तीसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण सूचनाओं को निर्गमित करना। पॉइंट आउट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचनाओं को।
निर्गमित करना तृतीय सोपान के अंतर्गत आता है, थर्ड पॉइंट में आता है। अर्थात तृतीय सोपान में छात्रों के समक्ष महत्वपूर्ण बिंदुओं का लेखन होना चाहिए। आप पढ़ा तो रहे डोनाल्ड नॉर्मल की थ्योरी, तो जो पॉइंट है यही पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने पहला पॉइंट देखा, पहला पॉइंट आपने देखा छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, दूसरा पॉइंट देखा अपने ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण सूचनाओं को निर्गमित करना। तो ये सारे पॉइंट शामपट पर लिखे जाए, ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाए शिक्षक के द्वारा, यह इस तरह वह अप्लाई कर सकता है नॉलेज को, ताकि वो थ्योरी उसके दिमाग में बच्चे के पूरी तरह बैठ जाए। लिखा जा सकता है या सूचनाओं से अंकित हैंडआउट्स प्रदान किए जा सकते हैं। इसमें छात्रों को प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान हो जाता है, जिससे क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स छात्रों को मिल जाते हैं। चौथा पॉइंट है संगठित रूप में सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो सूचनाएं तो प्रदान कर रहे हैं, बोर्ड पर आपने पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन ऑर्गेनाइज करके आपको लिखना है। चतुर्थ सोपान के अंतर्गत शिक्षक द्वारा समस्त सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। पॉइंट 1 बाय 1 आपको लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट लिख दिया फिर 5वां समझा रहे, फिर 8वें पे आ गए, फिर 9 समझा रहे। क्रमबद्ध रूप से इंडेक्सुअल फॉर्म राइट होना चाहिए। इसमें सभी छोटी छोटी सूचनाओं को भी प्रस्तुतिकरण में उनकी क्षमता के अनुसार स्थान देना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट में जो भी नॉलेज या जो भी इन्फॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में आप ठूसना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो उनकी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार सारे इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहिए। इस कार्य के लिए शिक्षक द्वारा सामान्य से विशिष्ट की ओर सूचनाओं का क्रम रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? जनरल से स्पेसिफिक की ओर होना चाहिए। स्पेसिफिक पहले नहीं आना, जनरल से स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर सूचनाओं का क्रम रखना चाहिए तथा तर्क एवं कौशल के आधार पर, लॉजिक और स्किल के बेस पर सूचनाओं को समन्वित रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्य से विशिष्ट की ओर से तात्पर्य, पहले सामान्य बातों को बताइए। उदाहरण के लिए आप संज्ञा का नॉलेज दे रहे हैं तो आप अक्षर बताइए, अक्षर से शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों से फिर स्थान, व्यक्ति, वस्तु का नाम बताएंगे, और इस तरह लॉजिक की ओर जाएंगे कि अब संज्ञा हम इसे कहते हैं, उन्होंने समझ लिया। फिर तर्क कर सकता है बच्चा कि नहीं मैडम ये तो नाम है, स्थान का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है, आप इसे कैसे संज्ञा कह रही है, कौन सा टाइप है संज्ञा का, तो तर्क कर सकता है। कौशल के आधार पर सीख सकता है, स्किल के आधार पर। 5वां पॉइंट है सूचनाओं का श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैटेगरी करना है आपको। इस सोपान के अंतर्गत छात्रों को सूचनाओं के श्रेणीकरण का ध्यान रखना है, जिसमें सूचनाओं को उनकी उपयोगिता एवं महत्वपूर्ण स्थिति के साथ किस प्रकार विभाजित किया जाए, यह ज्ञान छात्रों को हो जाए। इसके लिए शिक्षक द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्रमबद्ध एवं श्रेणीकरण के रूप में श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। इसके प्रकरण के महत्वपूर्ण बिंदु छात्रों के संज्ञान में आते हैं तथा छात्र इनको सरलता से आत्मसात कर लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी बना देना है आपको। कैटेगरी बना दी आपने कि ये हिंदी से संबंधित नॉलेज था, या मैथ से संबंधित था, ये अधिगम था, ये योगा था। इस तरह आपने कैटेगराइज भी कर दिया इन्फॉर्मेशन को, श्यामपट्ट पर भी लिखा, और विद्यार्थी भी उसको अलग अलग रूप में, अलग अलग सेक्शन के रूप में महत्वपूर्ण सूचनाओं को अपने दिमाग में सरलता से बिठा पाएंगे। 6वां पॉइंट है नवीन सूचनाओं की व्याख्या करने के अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटीज टू इलोबरेट न्यू इन्फॉर्मेशन। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप इस सूचना सिद्धांत के माध्यम से बालक को आपने ज्ञान दे दिया है। थॉर्नडाइक की थ्योरी समझा दी है, कॉलर की थ्योरी समझा दी है, गार्डनर की थ्योरी समझा दी है, परंतु उन्होंने किस तरह से उस मस्तिष्क में अपने ज्ञान को लिया है, कुछ नवीन बिंदु भी उन्होंने अपने हिसाब से जोड़ने का प्रयास किया उसमें। अगर किया है तो उनके नवीन ज्ञान को स्थिति में जो भी नवीन सूचना ज्ञान, उनकी व्याख्या करने के पूर्ण अवसर, एक्सप्रेस करने के, अपने नॉलेज को प्रेजेंट करने के सारे अवसर उन्हें देना चाहिए। इस स्थिति में प्रत्येक छात्र नवीन सूचना से संबंधित होकर ही उसकी व्याख्या करने में समर्थ होता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि विद्यार्थी अपने भी दिमाग और लॉजिक का यूज़ करके अपने नवीन पॉइंट्स को ऐड करके प्रेजेंट कर पाएगा। इस स्थिति में वो नवीन सूचनाओं को सरलता से आत्मसात कर लेता है। इसके लिए शिक्षक को कक्ष में 2 प्रकार के कार्य करना चाहिए। प्रथम, नवीन सूचना से छात्रों की पूर्व सूचनाओं का संपर्क बनाना। शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्लासरूम में 2 प्रकार के कार्य करना चाहिए कि जो भी छात्र अपनी नवीन सूचना को, न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है, उसको पूर्व सूचनाओं से संपर्क बनाना चाहिए। जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन मिली है उससे भी कनेक्ट करते जाना चाहिए। दूसरे, विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं के मध्य समानता एवं अंतर को स्थापित करना चाहिए। और दूसरा कार्य क्या करना चाहिए शिक्षक को कि विभिन्न प्रकार की अवधारणा को, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट जो विद्यार्थी के दिमाग में बैठा है, तो वेरियस टाइप ऑफ
कॉन्सेप्ट, किसी भी घटना को लेकर, वस्तु को लेकर या विषय को लेकर उसके मध्य समानता, सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है, स्थापित करना। विद्यार्थी को बताना कि उनमें समानता क्या थी, जो जो आपने सीखा है अभी तक, चाहे कॉलर हो, चाहे थॉर्नडाइक हो, चाहे गार्डनर हो, क्या समानता है, अगर नहीं है तो क्या है, पियाजे की थ्योरी में तो क्या समानता है, डिफरेंसेस क्या है, उस पर बात करनी चाहिए। आगे है स्मृति सूची का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेमोराइजिंग लिस्ट। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रदत्त सूचनाओं, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन रिसीव किए, को बालक को अपनी लघु स्मृति में समाहित करें, शॉर्ट टर्म मेमोरी में संग्रहित करे, कह रहा है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए शिक्षक को विविध प्रकार के उपाय करने चाहिए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि छात्रों को सूचनाएं प्रदान की गई है, उनका कितना भाग छात्रों द्वारा ग्रहण किया गया है। इस कार्य को छात्रों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर, रिक्त स्थान की पूर्ति कराकर तथा छात्रों को एक शब्द या पूर्ण वाक्य बोलने के लिए उदाहरण द्वारा पूर्ण कराया जा सकता है। तो जो भी मैंने आपको कक्षा में समझ लो आज सिखाया है, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए भी आपको याद हुआ है, एकदम लॉन्ग टर्म के लिए आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो इस कार्य को मैंने जो सिखाया है वो आप सीख पाए या नहीं, उस प्रश्न को आप समझ पाए नहीं, तो उसके लिए शिक्षक को छात्र से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए। कुछ प्रश्न मैं बीच में पूछ लूँगी आपसे कि बताइए सूचना प्रक्रिया से आपने क्या देखा, क्या समझा, महत्वपूर्ण सूचनाओं को निर्गमित करना क्या होता है, कलेक्ट करना क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज क्या होता है। इस तरह प्रश्न पूछे जाए, खाली स्थान दे दिए जाए कुछ, तथा पूर्ण वाक्य बोलने के उदाहरण प्रस्तुत किए जाए। 8वां है अधिगम की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ लर्निंग। सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दीर्घकालीन स्मृति में समाहित करने के लिए, अब हमने शॉर्ट टर्म के लिए उस समय पढ़ा तो शॉर्ट टर्म के लिए था आपके दिमाग में, आप 2-3 बार और रिवाइज करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। तो अधिगम की पुनरावृत्ति जब करते हैं, लर्निंग जो आपने की है उसको आप बार बार रिपीट करते हैं तो वो दीर्घकालीन हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि जो भी लर्निंग आपने की है, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी थ्योरी, किसी भी प्रिंसिपल की, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने दिमाग में संग्रहित करने के लिए अधिगम सामग्री अल्पकालीन स्मृति में समाहित होती है, उसे अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के माध्यम से दीर्घकालीन स्मृति में समाहित किया जा सकता है। पहले हमने ऊपर बात करी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कलेक्ट करने के लिए किसी भी ज्ञान को मस्तिष्क में किया, परंतु अधिगम सामग्री अर्थात लर्निंग मटेरियल जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंक्लूड है, उसे हम अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के द्वारा, प्रैक्टिस और रिपीटेशन के द्वारा दीर्घकालीन स्मृति में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। क्लियर है? आज कक्षा में पढ़ा, बोर्ड पर समझा, मैडम के मुंह से सुना आपने, समझ में आया, लेकिन वो अल्पकालीन था, शॉर्ट टर्म था मेमोरी में। लेकिन घर जाकर आप नोट्स बनाते हैं और 1-2 बार पढ़ते हैं, वीडियो सुनते हैं, तो वो आपकी मेमोरी में क्या किया आपने, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की और रिपीट किया, तो वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए बैठ गया। जैसे एक छात्र जोड़ने एवं घटाने की प्रक्रिया को सामान्य रूप से सीख जाता है, तो उसको जोड़ एवं घटाव के प्रश्न देकर इस प्रक्रिया को उसके दीर्घकालीन स्मृति में समाहित कर सकते हैं। जोड़ और घटाना आपने सिखा दिया, प्लस माइनस, बार बार आपने सवाल दिए, हम बच्चों के साथ यही प्रक्रिया करते हैं, तो उनके दिमाग में दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाता है कि किस प्रकार जोड़ना है, किस प्रकार घटाना है। आशा है बात समझ में आ रही होगी। अधिगम की पुनरावृत्ति आप कैसे करेंगे। और अंतिम पॉइंट है हमारे इस क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इन डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन, हाउ टू एप्लीकेबल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एंड डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन, ऐसे पूछेगा। कैसे करेंगे? अधिगम सामग्री को कौशल के रूप में विकसित करने के अवसर। तो विद्यार्थी कौशल अर्थात किसी भी कला में, किसी भी कार्य में बहुत माहिर या निपुण हो जाना, स्किल्ड हो जाना, आप जानते हैं कौशल का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप द लर्निंग मटेरियल्स एज ए स्किल फॉर्म। यह सूचना संप्रेषण उपागम को हम इंफॉर्मेशन थ्योरी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग का अंतिम सोपान है। कहा जा रहा है कि यह जो बिंदु है, जो पॉइंट है, वो स्टेज है, वो लास्ट स्टेज है। इस स्टेज के अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि जो भी ज्ञान छात्र द्वारा प्राप्त किया गया है, उसका प्रयोग वह एक कौशल के रूप में जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान में कर सके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने सीखा है अंतिम बिंदु में उसे बिल्कुल कौशल के रूप में, कला के रूप में स्किल्ड होकर उसका प्रयोग आपने जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसके लिए करें। जैसे एक छात्र वजन संबंधी ज्ञान को प्राप्त करके उसका प्रयोग
बाजार से सामान खरीदने में कैसे कर सकता है एवं छात्र बाजार से सामान खरीदने में इस ज्ञान का कितनी कुशलता से प्रयोग करता है आदि। आपने वजन को समझा है, इतना किलोग्राम, इतना वजन, इतना केजी। तो जब आप खरीदने जाते हैं सामान तो कुछ चीज़ें आपको मीटर में मिलती है, कुछ लीटर में मिलती है, कुछ ग्राम में मिलती है। तो आपने मीटर को समझा है, आपने लीटर को समझा है, आपने सेंटीमीटर को समझा है, आपने ग्राम को समझा है, आपने वजन को समझा है। तो आप क्या करते हैं, अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ों को खरीदने मार्केट जाते हैं तो उन समस्याओं पर विचार करते हैं। वजन का नॉलेज आपको हो गया है तो आप नापते हैं, तोलते हैं, देखते हैं कि आपको एज ए कस्टमर, शॉपकीपर ने, दुकानदार ने क्या सही तौल में वजन में माल दिया है। नहीं तो आप बताते कि नहीं ये आपने गलत दिया है, इतना नहीं, इतना ग्राम होना चाहिए, इतने लीटर नहीं, इतना होना चाहिए, कम है उसमें। तो आप अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, खरीदने में प्रयोग करते हैं उसे। छात्र वजन संबंधी ज्ञान को प्राप्त करके बाजार में सामान कैसे खरीदता है उसमें प्रयोग करता है एवं छात्र बाजार से सामान खरीदने में इस ज्ञान का कितनी कुशलता के साथ प्रयोग करता है। स्किल्ड भी होना चाहिए कि आप समझा पाए, तर्क के साथ अपनी बात को रख पाए। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि सूचना संक्रिया सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी या प्रिंसिपल का प्रयोग व्यापक रूप में कक्षा शिक्षण में किया जाता है। इसके प्रयोग से छात्र अधिगम के स्तर को, लर्निंग लेवल को हायर बनाया जा सकता है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल हो सकती है। लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ईजी इसके माध्यम से हो सकती है। तो विद्यार्थी बहुत सरलतापूर्वक इस प्रश्न को समझने का प्रयास किया है और भी इसी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण वीडियोस मेरे चैनल पर आपको प्राप्त हो रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए। जल्दी ही आपके पेपर होने वाले हैं। स्टडी जी बना लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।